जी। अच्छा जी, ये सवाल की डिस्कशन मैंने सारी ही ये एक्स्ट्रा क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया ताकि कोई बच्चा सुनना चाहे तो यहाँ से रेलेवेंट पोर्शन सुन सके। शुरू से सुनना चाहे तो शुरू सुन ले, वरना अपने मतलब की जगह पे जाकर सुन लीजिएगा, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ना, ये जो बच्चे सुबह वाले हैं। ठीक है जी, प्री वाले। अच्छा जी, ट्रायल हमारे सामने है। सबसे पहले तो इस ट्रायल के डर को दूर कर लिया जाए। ठीक है, ट्रायल के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं वो देख ली जाए। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी? बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा देखो, आप लोगों ने ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बनाना सीखी हुई है ना, क्या नहीं सीखी हुई? बचपन में यही तो सीखा था। वो अलग बात है कि उसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं थी। जो बच्चे इंट्रो पढ़ के आए हैं, वैसे कितने हैं, हाथ खड़ा करें, ये बच्चे काफी कंफर्टेबल होंगे इस सवाल के अंदर। उसकी वजह यह है कि इन्होंने फाइनल अकाउंट किया है ट्रायल से। ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इन लोगों ने बनाई है, उसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, जिस जमाने में इंट्रो पढ़ के बच्चे सारे आते थे तो ये सवाल मैं सिर्फ होमवर्क में देता था और सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करता था। लेकिन चूंकि आज आधी क्लास नहीं, अभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि आज आधी से ज्यादा क्लास ऐसी है जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, तो फिर हम इस ट्रायल के अंदर थोड़ी सी बातें भी करेंगे, ट्रायल का डर भी दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सवाल कंप्लीट कर लें। ठीक है, मैंने ट्रायल से कैश फ्लो बनाने वाला भी एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था, गैलेक्सी वाला। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? हो गया था। आप लोगों ने कैपिटल वाले सवाल ही नहीं पूछा, एडजस्टमेंट के अंदर मसला है, नहीं मसला आया था, समझ गए थे। अच्छा चलें ठीक है, चलें ठीक है, अच्छी बात है। तो एक ट्रायल से आपने कैश फ्लो बनाना भी सीख ली, अब एक ट्रायल से आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाना भी सीखने लगे। ठीक है, एडजस्टमेंट तो डिस्कस हो ही जाएगी, लेकिन इंश्योर कीजिएगा गैलेक्सी वाला सवाल सब बच्चे कर लें, क्योंकि जिस दिन मैंने डिस्कशन करनी है उस दिन डिस्कशन उनको अच्छी समझ आ जानी है, जिन्होंने सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ समझ तो उनको भी आ जाएगी, लेकिन फायदा उनको खातिर खानी होगा, बस वो एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी। आइंदा के लिए फिर उनका दिमाग नहीं काम करेगा पर्चे में ना। ठीक है, चलें जी। अब जो आपने मेरे साथ जो बेसिक्स के अंदर वो जो लेक्चर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई है, जिन्होंने इंट्रो वैसे नहीं पढ़ी हुई उनको इतना तो पता है कि ट्रायल में जो फिगर्स नजर आ रही होती हैं जस्ट उनको उठाते हैं और रेलेवेंट जगह पे हम पोस्ट कर देते हैं। अगर कोई सेल है तो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप पे, कॉस्ट ऑफ सेल है तो वो माइनस कर देते थे जीपी से पहले, कोई एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई एसेट है तो देख लिया, नॉन करंट है, करंट है, कोई लाइबिलिटी है तो देख लिया, वो हर चीज को उसकी जगह पे पोस्ट करते हैं और डबल एंट्री करते हैं ट्रायल वाली फिगर्स की, है ना। ऑटो पे लगे हुए हो, यस सर बोलने वाले कुछ ऑटो पे लगे होते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ट्रायल में हर चीज डबल एंट्री से होकर आती है, तो ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज का एक इंपैक्ट नजर आता है, सिर्फ चीज को उठा के पोस्ट करना होता है। ये तो बताया था मैंने क्लासेस में बेसिक्स में, ठीक है, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे। मैंने कहा था जिन बच्चों ने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई वो बेसिक वाले लेक्चर पढ़ के हैं, बच्चों ने पढ़े भी थे। खैर, जिन्होंने नहीं पढ़े अब उनको क्या कह सकते हैं, FR1 तो उनको भी अब आती है किसी ना किसी हद तक, लेकिन वो लेक्चर बहरहाल जरूरी लेक्चर्स थे। एनीवेज, तो ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज जो है उसका सिंगल इंपैक्ट नजर आता है और जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनकी डबल एंट्री हमने पास करनी होती है, ठीक है ना। ये नॉर्मली ट्रायल, वो जिसके अंदर मैंने आपको एक्रूअल प्रीपेड में समझाया था कि ट्रायल के अंदर तो हमेशा पेड की फिगर आती है, ये वो वाले ट्रायल्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायल के अंदर कुछ फिगर्स हैं, एक एक को पढ़ते जाते हैं। इस ट्रायल से हमने समझो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है। वो अलग बात है कि इनकम स्टेटमेंट की बजाय इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे, फर्क क्या पड़ता है। सेल्स, ये तो और आसान हो जाता है कि सेल्स है चाहे अदर इनकम है किसी भी तरह की, वो इनकम में चली जाती है, और फिर चाहे परचेज है, चाहे जो है वो कंज्यूम, कोई और चीज कंज्यूम हुई है, चाहे कोई और एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसेस की एक हेडिंग बनी है, सारे एक्सपेंसेस वहां से, तो उल्टा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रायल से बस देख लें कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं, कुछ चीजें सीखेंगे भी सही। फिर तो बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, डबल एंट्री नहीं करनी, बस बैलेंस शीट बनाते हुए इसको नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपने लिख देना है। ट्रायल के अंदर मेरा सवाल है कि ट्रायल के अंदर क्लोजिंग फिगर्स होती हैं या ओपनिंग? क्लोजिंग होती हैं, ओपनिंग भी होती है कभी कभी भाई। क्या स्टॉक और कैपिटल तो आपको याद भी होगा। अच्छा देखें, ट्रायल के अंदर ना ज्यादातर चीजें क्लोजिंग ही होती हैं, जैसे कैश है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं ना, वो नॉर्मली क्लोजिंग पड़े होते हैं। लेकिन जिन अकाउंट्स के अंदर सारा साल एंट्रीज नहीं पड़ती हैं
जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, साल के आखिर में एक दफ़ा डेप्शन कैलकुलेट करके उसकी पोस्टिंग कर देते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, साल के एंड पे क्लोजिंग डेटर्स पे प्रोविजन का रेट लगाते हैं और उसको प्रोविजन का क्लोजिंग बना लेते हैं पूरा साल और कोई एंट्री उसमें नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल का अकाउंट होता था, या आपने रिटेन अर्निंग्स अलग कर लिए, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट होता था, तो उसके अंदर भी जब तक प्रॉफिट जाके ऐड नहीं होता वो ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो कुछ चीजें ओपनिंग भी हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, गलत तो हो सकती हैं। जैसे हमने रेक्टिफिकेशन में देखा था, फिक्स एसेट क्लोजिंग आ रहे हैं लेकिन उनमें गलती हो गई है भाई, तो हमने क्या कहा था, क्लोजिंग को क्लोजिंग ही रहने दो, अनएडजस्टेड कह दो, इसकी एडजस्टमेंट करके इसको एडजस्टेड बना लो। ठीक है, अच्छा, तो ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग हो भी सकती हैं। अच्छा, वैसे जरा एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक से रिलेट कर रही है, तो जहां पे 1 और 2, ये 1 ऐसे ही मेरा दिल किया जरा लिख लूं, एडजस्टमेंट 2 1 और 2 हो गई। एडजस्टमेंट 3 रेंट के साथ रिलेट कर रही है, रेंट किधर है, अब रेंट किधर है, रेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर 3। अच्छा यार, वो जरा जगह बना रहा हूं लिखने की, मैं एक ही बार कर लेना ये काम, आपको तो समझाते हुए लिखते जाना है फिर उसके बाद जी। तो रेंट, इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 3, और साथ ही भाई साहब कह रहे हैं 4 भी सैलरीज और रेंट दोनों के साथ लगती है, तो 3 और 4, और सैलरीज 4 देख लेंगे ना फिर। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 तो नजर ही नहीं आ रही। 6 है डायबिटीज डे की वॉक कराई है कोई, उसके एक्सपेंसेस से रिलेट कर रही है, तो यहां पे ये एक्सपेंस एंड गिफ्ट फॉर, वो जाहिर है आपने इकट्ठा ट्रायल, मैंने तो वैसे ही मैं जरा इसको ना ये करता जा रहा हूं, रेफर करता जा रहा हूं, वरना तो तरतीब से चलना था, आपको नजर आ ही जाना था। ठीक है, तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है जी, नंबर 6, चलो नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 है मेडिकल इक्विपमेंट, और नंबर 8 पे डेप्रिसिएशन है, तो मेडिकल इक्विपमेंट कहां नजर आ रहा है, ये कौन सी एडजस्टमेंट है जी, 7, और फिर इसी के साथ ही आपको 8 भी करनी चाहिए, और जहां कहीं और भी एसेट नजर आएंगे, जैसे कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, इस पर भी डेप्रिसिएशन होगी, ऐसे ऐसे मत करो, इधर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, हैं, साल में शायद कंप्लीट नहीं हुआ, उसने लिखा हुआ है साल के एंड पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये ट्रायल के अंदर क्लोजिंग पड़ा हुआ है, शायद कैसे साल में कंप्लीट हो जाए मेरे चांद, कैसे कंप्लीट, अच्छा, लेकिन फिर भी सवाल के ट्रायल के अंदर उसने लिखा हुआ है ये क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, हम वैसे मैंने सवाल पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद अदर फिक्स एसेट्स हैं जी, ये नंबर 8। ठीक है जी, उसके बाद और कोई फिक्स एसेट, तो चलें, मैंने कहा एडजस्टमेंट भी साथ साथ कर दें, इसके साथ फिर पढ़ते जाएंगे जी। तो बर्न्स वार्ड के साथ कोई एडजस्टमेंट रिलेट नहीं कर रही है, पढ़ लिया मैंने सारा सवाल, ठीक है ना। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये क्लोजिंग नजर आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स में। ओके, उसके बाद जी कैफेटेरिया की सेल्स हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इनकम, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं फेंक देना आपने, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम बन जाएगी। अच्छा, देखो ट्रायल के अंदर डेबिट क्रेडिट से ही पता लग रहा है, एसेट एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और लाइबिलिटीज और इनकम और फंड्स वगैरह ये क्रेडिट होंगे। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, करंट एसेट्स, गलत हो सकते हैं, गलती को सही कर सकते हैं हम, लेकिन ये ओपनिंग नहीं होंगे, होंगे क्लोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इधर हो जाए यार थोड़ा सा। ओ देखा, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी। तो अगर आप और फरमाएं तो डोनेशन फॉर बर्न वार्ड आ रहा है 75.1, और बर्न वार्ड अभी इन प्रोग्रेस है, वो आ रहा है 55.3। तो भाई जितनी डिस्कशन हमने की उसकी रोशनी में कोई एंट्री शेंट्री आपने नहीं करनी है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने 75.1 को स्पेसिफिक फंड लिख देना है, उसके अंदर आपने बर्न वार्ड फंड या डोनेशन फॉर बर्न वार्ड जो मर्जी लिख लें, बर्न वार्ड फंड लिख लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये 75.1 से शो कर देंगे, और नॉन करंट एसेट्स में
आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पहले ही लिख लिया कि वो आपने प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। ये कोई आपने वॉक ऑन डायबिटीज डे नाम का एक इवेंट करवाया है, ऐसा ही है। तो इस पे क्या हुआ है, कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, ठीक है। 2.6, खैर 0.6 पढ़ोगे तो ये 2.6 से भी कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। एनीवेज वो जब पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या है जी, वॉक ऑन डायबिटीज डे, आगाही वॉक करवाई आपने मिसाल के तौर पे ज़ियाबितस पर, ठीक है जी। ज़ियाबितस के मरीजों को या मरीज जो बन रहे हैं लोग ज्यादा, इसके ऊपर कोई आगाही मुहिम चलाई जाए तो आपने एक आगाही वॉक करवाई, ऐसे ही है। और फिर वॉक के शुरका को आपने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए और कुछ खर्चे वर्चे भी हुए आपके, एक इवेंट था। इसके आगे चाती मार आते हैं ना, ठीक है। ये देखो, कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया था आपके इस डायबिटीज डे को, उन्होंने कहा था कि जी ये कुछ पैसे हमसे पकड़े और एक वॉक करवा लें, लेकिन वो पैसे जरा कम है जी। 2.2 की इनकम, स्पॉन्सरशिप जो रिसीव हुई कितनी है, 2.2, और खर्चा बजाहिर एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़े बगैर भी कितना नजर आ रहा है, 2.6। तो यहीं से ही नजर आ गया है कि एक्सपेंस जो है वो नेट में ज्यादा है। तो एक्सपेंसेस के अंदर इसको शो करोगे नेट करके, ठीक है। समझ आ रही है ना, समझ। ट्रायल से बस सवाल ये कि मैं खुद इसलिए करवा रहा हूं कि जरा ट्रायल से करने वाला सवाल था, वरना एडजस्टमेंट्स में इतनी जान कोई नहीं होनी, ठीक है। फी फ्रॉम, अच्छा ये एक्सपेंसेस जो हैं ये भी कहां चले जाएंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, ये कहां जाएगा जी, ये फंड्स में, स्पेसिफिक फंड, ओके, लिखते जाए ना साथ साथ। फीस फ्रॉम पेशेंट्स जी, फीस फ्रॉम पेशेंट्स बोले, इनकम है भाई। देखो जो मरीज पैसे दे सकें उनको तो मुफ्त इलाज नहीं ना देंगे, ठीक है, उनसे पैसे ले लेंगे ये लोग। तो वो जो पैसे होंगे इनके लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो फीस फ्रॉम पेशेंट्स ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगी, इनकम है, क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है। नेक्स्ट, जनरल डोनेशन, अभी बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, इनकम है। जनरल डोनेशन, कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, और डोनेशन इनकम क्या हो गया है, कैश डेबिट, ये जनरल डोनेशन है, ठीक है। जनरल फंड, मेरा सवाल, क्या ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, क्लोजिंग है या ओपनिंग? जो क्लोजिंग कहते हैं वो हाथ खड़ा करें, ओके। जो ओपनिंग कहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने कुछ नहीं, जिन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया वो कौन लोग हैं? अच्छा जी, जिन्होंने क्लोजिंग कहा उनको छोड़ो, पहले जरा मुझे दूसरे मुजरिमों को पकड़ने दो। ओपनिंग वाले हाथ खड़ा करें दोबारा, हाथ काम ना करें, हाथ काम ना करें, आप दलेर रहे, ठीक है। जो कहते हैं कि ओपनिंग है वो हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके भाई, वाइट कपड़ों वाले भाई, कैसे कहा आपने इसको ओपनिंग, पता तो लगे, ऐसे ही कहा। इधर से भाई, और किसने कहा था ओपनिंग, हाथ खड़ा करें। हाँ, नहीं कैपिटल नहीं है, ये फंड है। ट्रायल में ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है। हाँ देखें, आप बताएं कुछ, आप भाई आप, हाँ नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है, नहीं ये तो कोई गल ना हुई, ये क्या बात हुई, क्रेडिट ही होता है क्लोजिंग में, तो क्रेडिट ही होगा। भाई साहब इधर देखें प्लीज, इनकम, इनकम, एक्सपेंसेस, परचेजेस वगैरह भी आ रही हैं, ये भी एक्सपेंस ही होता है एक तरह से। फिर एक्सपेंसेस, 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 ट्रायल के फेस पे इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना। लॉजिक दो ना, लॉजिक भाई, साउंड ग्राउंड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना। जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते रहे ना प्रॉफिट, वो फाइनल अकाउंट्स में, वो वहां पे शायद उस्तादों ने उनको ये रूल लिखवाया हो कि देखो भाई, ट्रायल में अगर इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना बाकी है। अभी ये रूल ना लिखो, ये इस पे अप्लाई नहीं होता, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूं, जो इनकम स्टेटमेंट बनाते आए बच्चे। अगर ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हो
तो इसका मतलब भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना, तभी तो वो बिखरे पड़े हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, वहां से नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, वो जाके कैपिटल में ऐड होगा, तो वो कैपिटल क्लोजिंग में तब जाके कन्वर्ट होगा। अब ये तो था फाइनल अकाउंट्स जो कि सिलेबस में नहीं है। आ गए इनकम एक्सपेंडिचर पे। यहां पे कैपिटल की बजाय क्या आ रहा है? फंड। अब फंड के साथ उसने क्या फनकारी लगाई? कुछ भी लिखा, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। अब पे या क्लोजिंग, आइए आपने ट्रायल के ऊपर नजर डाली तो आपको ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? तो एक्सपेंसेस बिखरे पड़े तो इसका मतलब इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी नहीं बना। अगर वो नहीं बना तो फिर अभी सरप्लस या डेफिसिट भी कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो वो फिर ओपनिंग फंड में जाकर ऐड भी नहीं हुआ कि वो क्लोजिंग बन जाता। इसलिए उसूल क्या होगा? उसूल होगा, सुन लो पहले फिर लिखना, कि जिस ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों उस ट्रायल में नजर आने वाला फंड हमेशा ओपनिंग होगा। क्यों? अगली वजह भी सुन लो क्यों। क्योंकि इसका मतलब यह है, इनकम एक्सपेंस नजर आने का मतलब क्या है कि अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना, तो सरप्लस डेफिसिट भी नहीं निकला, तो वो ओपनिंग में जाकर ऐड भी नहीं हुआ कि वो क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो लिखो लिखो उसूल। यहां पे पहले ये यूं करो, पहले जनरल फंड के साथ क्या लिखो? पहले इसके साथ लिखो ओपनिंग और फिर स्टार लगाओ। अब लिखो, जिस ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आए, जिस ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों उस ट्रायल में नजर आने वाला फंड, उस ट्रायल में नजर आने वाला फंड ओपनिंग होगा। जनरल फंड, उस ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड, जी फंड ओपनिंग होगा। ये तो हो गया उसूल। अब फुल स्टॉप लगा के आगे वजह लिख लो। वजह भी लिख लो। वजह क्यों? मैंने जरा सोचने दो क्या लिखवा था मैं। जिस ट्रायल में, क्योंकि पहले मैंने बोला था बड़ा जबरदस्त बोला गया, ठीक है ना। जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंस नजर आ रहे हो उस ट्रायल में नजर आने वाला फंड ओपनिंग होगा। आगे लिखो, क्योंकि क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के नजर आने का मतलब ये है, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के नजर आने का मतलब ये है क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के नजर आने का मतलब ये है कि अभी इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर, I/E लिखना ना, टाइम बच जाएगा। क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के नजर आने का मतलब ये है कि इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इस साल का I/E अकाउंट अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, तो सरप्लस या डेफिसिट भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। तो सरप्लस स्लैश डेफिसिट भी अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ। तो सरप्लस या डेफिसिट भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ कि वो ओपनिंग जी फंड में ऐड होकर उसे क्लोजिंग बनाए, कि वो ओपनिंग जनरल फंड में ऐड होकर उसे क्लोजिंग बनाए, ऐड सब्ट्रैक्ट होकर उसे क्लोजिंग बनाए, ऐड लेस, ऐड स्लैश लेस लिख लेना, ऐड लेस होकर उसे क्लोजिंग बनाए। ठीक है, तो उसूल क्या है भाई? जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे उस ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड हमेशा ओपनिंग होगा। ठीक है, वजह मैंने क्या लिखवाई जी? क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस के नजर आने का मतलब यह है कि इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बना नहीं है, तो सरप्लस डेफिसिट भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ कि वो ओपनिंग जनरल फंड में ऐड होकर उसे क्लोजिंग बना ले। इस वजह से मैंने कहा कि ये क्या होगा? ओपनिंग। ठीक है, यही बचपन में आप कैपिटल पे उसूल लगाया करते थे। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्लोजिंग या ओपनिंग? लो जी, फिर लड़ाई पे आ गई। ओपनिंग है, ओपनिंग। कोई कह रहा है ओपनिंग है, कोई कह रहा है क्लोजिंग है। ओपनिंग है क्लोजिंग है?
ओपनिंग वाले हाथ खड़ा करें, क्लोजिंग वाले हाथ खड़ा करें। कट गए, पहले आवाज आ रही सी। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन मैं याद करवाऊंगा सामने उसूल रख के जो आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास में ओपन किया था। आपको मैंने इन्वेंटरीज के अंदर ये बात बताई हुई है कि जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आएंगी उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा ओपनिंग होगा। ये उसूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आएंगी उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन कहां गिवन होगी? अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएंगी उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा क्लोजिंग होगा। ये उसूल लिखवाया था मैंने इन्वेंट्री में, ठीक है। ठीक है जी, जिस ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएंगी उस ट्रायल के अंदर नजर आने वाला क्लोजिंग स्टॉक, उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा क्लोजिंग होगा, ठीक है। फिर अदर इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताएगी। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक गलत हो सकता है लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये उसूल हमने लिखा था जब इन्वेंट्रीज को रिवाइज किया था, ओके। तो इसको दोबारा लिखना है तो लिख ले, मैं एक बार ही बोलूंगा बस और दोबारा कोई पूछे ना, ठीक है। कि जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होता है, और जिस ट्रायल में, ये सारा टाइम ना इंट्रो की वजह से लग रहा है वरना तो ये होमवर्क में जाता होता तो सवाल आसान ही है जी। जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होता है, और जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक क्लोजिंग होता है। अब जी हम अपने सवाल पे नजर डालते हैं। तो हमारे सवाल के अंदर अगले सफे पे ट्रायल के अंदर क्या नजर आ रहा है? परचेजेस। तो अगर ट्रायल में परचेजेस पड़ी हैं तो फिर ट्रायल वाला स्टॉक कौन सा है जी? ओपनिंग है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? ये कहां जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस के अंदर। अदर फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स में। सिंपल चीजें हैं ना भाई। पेबल्स करंट लायबिलिटीज में, और ये लेजर में चला जाएगा। इन्वेंट्री के लेजर बनेंगे ना, लेजर बनाएंगे हम इन्वेंट्री के जैसे पहले बना रहे थे, ठीक है ना। ये तीनों उसमें चले जाएंगे। रिसीवेबल्स पैनल कॉर्पोरेट के। अच्छा, ये रिसीवेबल्स कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि कैंटीन के हैं। कैंटीन है या कैफेटेरिया? क्या कैफेटेरिया के हैं, ये कहीं नहीं लिखा। पैनल कॉर्पोरेट पता नहीं क्या है, ये कोई अस्पताल के होंगे। रेंट इनकम एक्सपेंडिचर में भी जा सकता है, और पता नहीं वो सवाल के एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद कुछ शायद अगर उसने रेंट को बांट दिया कैफेटेरिया में और क्लब इसमें हॉस्पिटल में तो हम भी बांट देंगे, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नेट होना है, इनकम उसमें जाएगा। सैलरीज वैसे तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी, लेकिन अगर उसने कोई बांट छांट कर दिया काम के जी सैलरीज के अंदर, ये एडमिन वाली सैलरीज के अंदर कुछ सैलरीज जो हैं वो कैफेटेरिया वालों की पड़ी हैं, और कुछ सैलरीज जो हैं वो ज्यादातर सैलरीज बल्कि जो हैं वो हॉस्पिटल वालों की पड़ी हैं। कैफेटेरिया तो छोटा सा होता है ना हॉस्पिटल में। अच्छा, ऐसे ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वाली सैलरीज भी बांट देंगे फिर, अगर उसने कहा कि सैलरीज जो है वो कुछ कैफेटेरिया में जानी है और कुछ हॉस्पिटल में। डॉक्टर भी थोड़ा टाइम निकाल के कोई एक आधा क्लब को सैंडविच बनाते हैं, कोई नर्सेज चाय शाय बनाती हैं जाके, हर रोज आधा घंटा हर डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी कैफेटेरिया पे भी होती है, ऐसा होता है जी। तो उसने नीचे जाके ना कहा हुआ एडजस्टमेंट में कि सैलरीज को बांट दो कैफेटेरिया और ये सुबह वाली क्लास वाले हो। हम मैंने यहीं से पहले, इससे भी पहले की रिकॉर्डिंग ऑन करवा दी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस क्लास के अंदर थोड़ा सा बहस ज्यादा हो गई, बात कम हुई, तो इसीलिए मैंने ये सवाल के शुरू से ही डाल देनी है आज रिकॉर्डिंग पे। टेंशन ना लो, सिर्फ डोनेशन वाली डिस्कशन अलहदा कर दी, बाकी सब होगा, ओके। बहरहाल चलो, तुम अच्छा किया कि आ गए। अच्छा सुनो जी, क्या कह रहा था मैं?
हाँ हाँ, कौन कहे ये मुझे लगा ये भाई कहने लगे मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है तो भाई क्या सुन रहे थे आप लोग? अच्छा सुनो जी, तो सैलरीज के बारे में उसने नीचे लिखा हुआ है कि बांट देना, ठीक है। तो भाई बांटते हुए फिर आपने एडमिन को ही बांटना है, कहीं नर्सिंग स्टाफ वाले को आप कैफेटेरिया में और हॉस्पिटल में ना बांटते रहना, ठीक है। चलो फिर जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं करंट एसेट्स में, और यूटिलिटीज जो हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगी, ठीक है। अब अप्रोच तो ये होती है कि फॉर्मेट पहले बनाएं और फॉर्मेट बनाकर फिर एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाएं। एडजस्टमेंट में जो चीज ट्रायल को हिट करे उसको ट्रायल से उठा लो। जब सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो जाएं तो ट्रायल में जो चीजें रह गई उनको सिर्फ उठा के पोस्ट कर दो, ठीक है। तो चलो ऐसे ही चलते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं सुबह की निस्बत, बच्चे एविडन तो जो चेंज करके उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ता हूं। एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन। देखो अगर ट्रायल में ओपनिंग पड़ा है, भाई साकिब बात सुनना फिर बाद में, अगर ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है और परचेजेस पड़ी हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में तो अदर इंफॉर्मेशन में ही आना था ना, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, अच्छा वो यही कह रहा है पहले, मतलब कि वो बाद में देख लेंगे, बाद में इसको मिटा लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है जी कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वॉज 25.8 मिलियन और 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। पहले तो मुझे यह बताओ कि चलो मेडिसिन की तो आपको समझ आती है कि ये मेडिसिन क्या है, हॉस्पिटल सप्लाईज क्या मुसीबत है? ये कैंची वगैरह भाई कह रहे हैं, कैंची वगैरह, इंजेक्शंस जो होते हैं, अच्छा वो दवाइयां शवाइयां तो मेडिसिन में आ गई। हाँ, और सैकड़ों चीजें होती हैं भाई को ये कॉटन कूटन हो गई, कोई सर्जिकल, कोई ऐसी चीजें जो डिस्पोजेबल होती है, वो ब्लेड हो गए, कोई ऐसे यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, पट्टियां हो गई, ऐसी चीज जो मेडिसिन नहीं है। लेकिन देखो दस्ताने हो गए जी, बिल्कुल अब बस कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे स्टेशनरी, जैसे ऑफिस सप्लाईज, बिल्कुल वैसे ही अस्पताल के लिए हॉस्पिटल सप्लाईज, ठीक है। जैसे एक्सपेंस एक्रूवल पढ़ाते हुए आपको कहा था ना, ये इसका स्टेशनरी का लेजर बनाओ किसी भी एक्सपेंस की तरह से। ओपनिंग में स्टेशनरी पड़ी है, स्टेशनरी खरीद के लाए हैं, क्लोजिंग में भी स्टेशनरी पड़ी है, और बैलेंसिंग फिगर कहते थे ये स्टेशनरी खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई, एक्सपेंस में डाल दो। बिल्कुल ऐसे ही ये हॉस्पिटल सप्लाईज तो होंगी, ओपनिंग पड़ी होंगी, कुछ हम खरीद के लाएंगे, कुछ देखेंगे क्लोजिंग पड़ी है, और जो फिर बैलेंसिंग निकलेगी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये बेच नहीं रहे होते, ये यूज कर रहे होते हैं, तो कंज्यूम्ड निकल आएगी फिगर, यानी एक्सपेंस में हम डाल देंगे जो हमारी इस पीरियड में हॉस्पिटल सप्लाईज इस्तेमाल हो गई, ठीक है। लेकिन मेडिसिन के बारे में जो है ना, वो जब तक एडजस्टमेंट क्लियर ना कर दे हम श्योर नहीं है। अगर तो मेडिकल स्टोर हुआ तो फिर हमारा ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगा, और अगर हमारा मेडिकल स्टोर ना हुआ बल्कि हम अपने अस्पताल में खुद ही इस्तेमाल करते हुए, तो फिर ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग से जो बैलेंसिंग निकलेगा वो मेडिसिन कंज्यूम्ड निकल आएगा। निकलना तो एक्सपेंस ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आखिरी लाइन वो कहता है मेडिसिन आर ओनली यूज टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड नॉट सोल्ड सेपरेटली, ठीक है। इसका मतलब चलो जी ये दो लेजर तो फिर बनवाओ, मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाईज। ट्रायल में से ओपनिंग बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल से बताओ। मेडिसिन की ध्यान से बताना है, हाँ देखो ना वो चीजें आगे पीछे ना करना, जरा ध्यान से। मैं जरा तरतीब डिफरेंट कर गया थोड़ा सा, एडजस्टमेंट में पहले जो आ गया मैं उसी को देख रहा हूं ना अब जी। मेडिसिन 19.4 ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, और हॉस्पिटल सप्लाईज 8.5, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, साकिब यार चाय पीऊंगा मैं। नेक्स्ट, परचेजेस की फिगर, अच्छा ये जो होता जाए ना टिक करते जाओ। 19.4 हो गया और 8.5 हो गया, डन। नेक्स्ट, परचेजेस भी इनकी उठा लो, 60.5 और 18.7। तो मेडिसिन की परचेजेस कितनी है जी?
60 पॉइंट, देखो डबल एंट्री नहीं कर रहे हम, वो डबल एंट्री होके वहां पे फिगर्स पहुंची हुई हैं, ठीक है। तो 60.5 और 18.7, ठीक हो गया, कोई मसला। ट्रायल से ये दो फिगर्स और उठा ली, ट्रायल से जो उठाते जाओ उसे टिक करते जाओ ताकि एंड पे हम देख लें क्या बच गया है, उसको फिर उठा के वैसे ही पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आए तो पता लगा मेडिसिन का क्लोजिंग 25.8 है और हॉस्पिटल सप्लाईज 13.8, तो क्लोजिंग 25.8 और हॉस्पिटल सप्लाईज क्लोजिंग 13.8। जी बताइए क्या मेडिसिन हम बेच रहे हैं? अगर बेच नहीं रहे तो फिर यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का लफ्ज नहीं आना, ठीक है, मुनासिब नहीं लगता। सेल्स की कॉस्ट होती है, हम तो यहां पे फिर निकालेंगे मेडिसिन कंज्यूम्ड। क्या निकालेंगे जी? मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओके, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्या होगी जी? मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओके, ये एंड वालों को शायद नजर ना आए, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड बैलेंसिंग। ओके, ऐसे ही हॉस्पिटल सप्लाईज में भी कॉस्ट ऑफ सेल ही निकलेगी, बल्कि हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड निकलेंगी, ठीक है। ओके, चलो बताओ जी हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड कितनी है? बोले ये हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड। अच्छा जी, पहले ये बता रहे हैं जी, हमने तरतीब से बताना है जी, आप जो मर्जी। 54.1, ठीक है, और हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड हाँ 13.4। अच्छा जी, इधर देखें, ये 13.4 कहां जाएगा? ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में नजर आएगा हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड के नाम से, और ये क्लोजिंग करंट एसेट्स में, ठीक है। तो चलो पहले ये बिस्मिल्लाह करें, पहली एडजस्टमेंट तो पोस्ट कर रहे हैं, इतनी देर से फिरे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा था। ओके जी, तो एक्सपेंसेस में हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड वर्किंग नंबर 2 कह देते हैं इसको, अब मैं नंबर 2 लगा दूंगा इसको, ठीक है, बल्कि 1 2 3 और एक यहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी 4, तो वर्किंग 4 अभी नंबर लगा देते हैं, ठीक है ना जी। क्या फिगर है? 13.4, ये देखो एक्सपेंस, ठीक है। और करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, इन्वेंट्री लिख लो यार, वैसे थोड़ी माफी भी चल जाती है वैसे। इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज जी कितनी है? 13.8, ये आपने नहीं निकाला, सवाल में गिवन था 13.8, ठीक है। सवाल कंप्लीट करना है ना, इसलिए साथ साथ पोस्टिंग भी कर रहा हूं मैं। चलें नेक्स्ट जी, जी उसी तरफ जा रहा हूं अब मैं। अच्छा जी, अब वैसे कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बल्कि कंजम्पशन एक्सपेंस की फिगर 54.1 आ रही है और क्लोजिंग 25.8 स्टॉक है, लेकिन एक ब्लैक लाइन जो मैंने छुपाई हुई थी उसको जरा सामने लाते हैं। वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं जी मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 वर फाउंड एक्सपायर्ड। यहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन वाज 25.8। तो फिजिकली काउंट करके 25.8 की जो इन्वेंट्री हमने काउंट करके रखी थी, इसमें से 3.1 वर फाउंड एक्सपायर्ड। तो भाई एक्सपायर होना एक नॉर्मल लॉस है। क्या है? नॉर्मल, अब नॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे आपका स्टॉक फॉर सेल पड़ा होता था, ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कर रहे होते थे, तो आपको स्टॉक दुकान में रखना पड़ता है ताकि ग्राहक आए उसको देखकर खरीदे और जाए। तो स्टॉक रखने की वजह से स्टॉक ऑब्सोलीट भी हो जाता है, आउट ऑफ फैशन भी हो जाता है, तो एनआरवी लॉस आ जाता था, नॉर्मल लॉस की तरह से था। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का इलाज करना है तो आपको मेडिसिन रखनी पड़नी है।
वो रखने की वजह से कभी कभी कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन जो है वो एक्सपायर भी हो जाती है। अब सवाल खुद से ना कहे कि वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया वापस ले जाएगा, तब तक खुद से अज्यूम नहीं करना कि रिफंड मिलना है। सिंपल सी बात है, आपने मेडिसिन खरीदी है, जहां से खरीदी है वहां पे लिखा होता खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता, तो ये अब एक्सपायर हो गई है, तो ये आपका अपना नुकसान है, इसको भी आपने खर्चे में डालना है जी, राइट ऑफ करना है। या यूं कह लो कि मैं यूं कहूंगा कि 25.8 तो मेरा स्टॉक है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 25.8 के अंदर 3.1 जो है वो एक्सपायर हो गया है। इनको निकालो, इन रैक्स में से निकालो और निकाल के तोड़ के इन्हें डस्टबिन में फेंको, कहीं और कोई इस्तेमाल ना कर ले गलती से। तो ये आपका स्टॉक नहीं है। तो फिर स्टॉक क्लोजिंग कितना बन गया? 20। अच्छा, आप जरा गौर करिएगा, हमने एक उसूल इन्वेंट्री में पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करते हम, पीरियोडिक सिस्टम। और पीरियोडिक सिस्टम में परचेज बनता है ना, ये तो इन्वेंट्री का मैंने वैसे ही लेजर बना दिया, आसानी हो जाए। तो हम नॉर्मल लॉस की एंट्री की बजाय सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? कम करते हैं, और नॉर्मल लॉस खुद ब खुद चार्ज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। यही काम होने लगा है। जब हमने कंजम्पशन की फिगर, मेडिसिन कंज्यूम्ड की फिगर, बैलेंसिंग निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्लोजिंग स्टॉक को मैंने जैसे ही कम किया, बैलेंसिंग फिगर जो मेडिसिन कंज्यूम्ड की है वो क्या निकली, जरा बताना? 57.2 बढ़ गया एक्सपेंस। क्या हुआ? जो हमारी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है वो भी अब हमारी कंजम्पशन ही हो गई है ना, कंज्यूम नहीं हुई, पर इस्तेमाल मरीजों पे नहीं हुई, पर अब किसी काम की तो नहीं ना रही। पैसे तो इसके भरे हुए थे, अब ये जाया भी हो गई है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जिससे ली थी वो वापस ले लेगा, तो बस हमारा एक्सपेंस हो गया सिंपली। तो क्लोजिंग को हमने क्या किया? कम किया, खुद ब खुद कंजम्पशन की फिगर बढ़ गई। अब ये 57.2 मेडिसिन कंज्यूम इनकम एक्सपेंस में जाएगा, और 22.7 जो है ये बैलेंस शीट के अंदर आपका स्टॉक नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको भी पोस्ट कर दें। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड, कोई यार एक अच्छा सा मार्कर ब्लैक ला दें। मेडिसिन कंज्यूम्ड वर्किंग नंबर 3 होगी, इससे ऊपर वाली है ना जी, कितनी? 57.2। ये एक्सपेंस में चला गया, और इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन 20.7। ठीक है जी, चलता है। चलो अभी रखो, ये चल पड़ा है। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री ऑफ कैफेटेरिया भी तो ऐसे ही है। तो ट्रायल में से ओपनिंग उठाएं, परचेजेस उठाएं, क्लोजिंग की एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें, और कुछ ना कुछ मुझे करके बता दें। जल्दी करें, आप 1 मिनट ले लें अब। हाँ जी, ओपनिंग कैफेटेरिया की इन्वेंट्री है 4.7, तो ब्रॉड डाउन 4.7। ये ना मैंने कैफेटेरिया के अकाउंट्स, ये कैफेटेरिया इन्वेंट्री सारे अकाउंट्स बना लिए, आसानी हो जाती है। वरना आप जैसे बच्चों ने सीखा वैसे भी कर सकते थे, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे ही ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। ऐसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ कैफेटेरिया आ गया। परचेजेस है 16.4, 16.4। ओके जी, अदर इंफॉर्मेशन में आए 0.1 हो चुका है जी। 0.2 में आए, ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस।
क्लोजिंग हम काउंट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ना तो मेरे पास यहां कॉस्ट ऑफ सेल निकलनी है वैसे, अच्छा क्योंकि कैफेटेरिया में सेल्स है, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना ही क्लोजिंग है, ठीक है। तो अब मार्कअप मार्जिन नॉर्मली ऐसी ऐसी सूरत में देता है, तो वही उसने दिया हुआ है। क्या कह रहा है? गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में 100 कॉस्ट को लेंगे, सेल को क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स के साथ लिंक्ड है। प्रॉफिट कितना है? 25, तो बैलेंसिंग कॉस्ट कितनी आ गई? अच्छा, अब ये तो आपका मार्कअप मार्जिन हो गया। अब कॉस्ट चाहिए आपको, तो सेल्स तो कहीं दी हो, कहां दी हुई है? पूरा सवाल आपने पढ़ा, सेल की और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये जो कैफेटेरिया सेल्स हैं 24.4, इनको इनके अंदर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, इनको पहले सेल्स लिख लेते हैं। चलें, अब डबल एंट्री नहीं करनी, ट्रायल में पड़ी हुई है, डबल एंट्री होकर आई होगी यहां पे ट्रायल में ना, ठीक है। तो ये आपने यहां पर आके लिखा सेल्स में 24.4, ये सेल्स है। अब इनसे कॉस्ट ऑफ सेल निकालना कोई मुश्किल काम है, मार्कअप मार्जिन हमारे पास आ गया, ठीक है जी। ये देखें, तो आप कहोगे जी 24.4 ये सेल्स हैं, इनकी गिवन अमाउंट है 100, तो डिवाइड कर दोगे इनको 100 से और मल्टीप्लाई करोगे 75 से, तो आंसर आ गया 18 पॉइंट, और अब ये बैलेंसिंग निकल आएगा 2.8। जी बच्चों, ये 18.3 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाना, ठीक है। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में, लेकिन ये तो क्लोजिंग स्टॉक ही है, बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा, ठीक है, करंट एसेट्स में। तो पोस्ट कर दें जी इसको भी 18.3। अब वहां कैलकुलेशन कर लिया, तो यहां पे सिर्फ वर्किंग का रेफरेंस दे दो। कौन सी वर्किंग है? 2 बनेगी ये, अभी नंबरिंग भी कर ही लो यार, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ कैफे, लेकिन ये वर्किंग का रेफरेंस दो क्योंकि आपने निकाली है कितनी? 2.8, बैलेंसिंग फिगर निकाली है ना आपने। ये वर्किंग 2 है जी, वर्किंग 3 और वर्किंग 4, ठीक है जी। ये चारों एडजस्टमेंट्स ट्रायल से इनकी रिलेटेड फिगर्स और पॉइंट 1 और 2, कोई मसला है इसमें तो पूछ लें। ये सवाल ही कंप्लीट कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पहले डोनेशन एक्स्ट्रा टाइम जो लगाया ना, वो पहले डोनेशन के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में फिर इसीलिए सवाल कंप्लीट नहीं हो सका था, तो मैंने कहा था कि शाम में करेंगे, और थोड़ा बहुत तो जाहिर है आपको पता है हम पढ़ ही लेंगे, इतनी तो हिम्मत है हमें। जिसकी नहीं हो जा सकता, लेक्चर तो अपलोड होना ही है, बस साथ छोड़ जाना। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छी बात नहीं है साथ छोड़ जाना, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये 2 पॉइंट्स। उसके बाद इधर देखो, इधर देखो, ये सैलरीज और ये रेंट, और कोई भी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ बस ये 3 फिगर्स ट्रायल में, रेंट और सैलरीज, और ये 2 पॉइंट्स, इनको करें जरा, कम से कम जहन में तो कर ही लें 1 मिनट पूरा।
जी बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 1.4 मिलियन। ट्रायल में रेंट नजर आ रहा है 19.6। एक्रूअल प्री पेमेंट टॉपिक में आपको समझाया था, जिस तरह का ट्रायल ये सामने है आपके, जिसमें कोई क्लोजिंग प्रीपेड, कोई क्लोजिंग पेबल नहीं आ रहा, तो ये वही नॉर्मल ट्रायल है ना जो आपको आता है। मैंने कहा था कि ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर आती है। तो रेंट का लेजर बनाओ और ये ट्रायल वाली फिगर को यहाँ पे वो जो आप एंट्री करते होते हो, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वो यहाँ पे लिख दो। कितना है जी? 19.6। ठीक है, चाय किसी ने पीनी है? एक कप है, मैं ही पी लेता हूं फिर। अच्छा जी, सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा उसको चाय मिलेगी। ये एक जंग वाले ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, इसका ध्यान ही इधर था। चलें सही, बस भाई वो जीत गया। अच्छा सुने, दोबारा नहीं हो सकता। अब ट्रायल में से कैश उठा लिया, सवाल में कहता है, सवाल मुकान दो यार, तबीयत नहीं सही, चुप कर जाओ, मुकान दो। रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज 1.4। रेंट आउटस्टैंडिंग पेबल या इनका रिसीवेबल? भाई देखो 19.6 भी डेबिट साइड पे नजर आ रहा है ना, ये डेबिट चल रहा है ना, डेबिट, और ये क्रेडिट, ऐसे ही है। तो डेबिट पे तो एक्सपेंसेस ही होते हैं, ठीक है। तो पेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 1.4, तो पेबल है 1.4। सवाल में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है तो खुद से ओपनिंग अज्यूम करके मुसीबत में नहीं पड़ना। रेंट एक्सपेंस की फिगर बता दें जी। रेंट एक्सपेंस जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाना है या देखते हैं, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग तो निकले जी। बैलेंसिंग कितना? एग्जैक्ट 21। अब इसके बारे में अगली लाइन में उसने कहा 15% ऑफ, अच्छा नहीं, 10% ऑफ रेंट रिलेट्स टू कैफेटेरिया। तो फिर बाकी 90% कितना होएगा? फिर हॉस्पिटल का होगा ना, ठीक है। तो 21 में से 10% यानी 2.1 ये कहां चला जाएगा? कैफे में, कैफे, ठीक है। और 90% या बैलेंसिंग जो मर्जी लिख लो, कितना? 18.9 जो है ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आज 21 जाना है, डेबिट होना है, लेकिन टूट के डेबिट होना है, और क्लोजिंग 1.4 ये लायबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है। डन जी। चले, तो जीपी के बाद यहां लिख लो रेंट एक्सपेंस। अब वो वर्किंग आपने थोड़ी ही शो करनी है, आप तो डायरेक्ट यहां पे कर रहे होगे। 21 जो आया पड़ा होगा, आप यूं लिखोगे यहां पे 21 का 10%, 2.1 यहां पे आ गया। फिर रेंट एक्सपेंस 21, ये वर्किंग कौन सी में निकला है? 21 वर्किंग 5 जी। इसका 90% कितना? 18.9, ठीक है। यहां भी वर्किंग आप 5 का रेफरेंस दे सकते हो कि 21 हमने वहां से निकाला, ठीक है जी। यहां तक को मसला डेबिट एक्सपेंस आ गया ये। और लायबिलिटीज के अंदर रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेएबल 1.4, ठीक है। हंसने आए हो या सवाल देखने आए हो? ये भाई जा रहा है, ये घर जाके पढ़ेगा, लेक्चर देखेगा, है ना। ओके अच्छा जी, अब सैलरीज की और कोई एडजस्टमेंट नहीं, आगे वॉक ऑन डायबिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन है। तो सैलरीज तो यहीं से ट्रायल से ही उठनी थी। तो सैलरीज ऑफ एडमिन स्टाफ पे 0.4 लगेगा कि 15% ऑफ सैलरीज कैफेटेरिया की हैं, लेकिन डॉक्टरों वाली सैलरी पे नहीं, ठीक है। तो 24 और 38.2 इन दोनों को भी उठा लो। 24 क्या है जी? वो सैलरी जो बंटवारे वाली है, ठीक है। तो डबल एंट्रीज नहीं कर रही, क्योंकि ट्रायल के अंदर डबल एंट्री से होकर ये सारी चीजें पहुंची हुई हैं। तो सैलरीज एडमिन वाली सिर्फ सैलरीज उठाओ, कितनी है?
24, इसका कितने परसेंट? 15% कैफेटेरिया का 3.6। ठीक है जी। उसके बाद इधर देखो सैलरीज, मैं एडमिन स्टाफ नहीं लिख रहा, दूसरे के साथ डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ लिख देना बस, ठीक है, एक दूसरा हो जाएगा, लिखना तो लिख दो एडमिन। सैलरीज 24 का 85% जी 20.4। ठीक है। कोई सैलरीज पेएबल, कोई एडवांस सवाल ने नहीं बताया हुआ, तो फिर खुद से क्यों मुसीबत में पड़ना, नहीं है ना, क्यों ऐसे ज्यूम करेंगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, देखो ना, अब जो एडजस्टमेंट में आती है कोई भी चीज, हम उससे ट्रायल से उठाकर उसे टिक करते जा रहे हैं, एंड पे देखेंगे जो ट्रायल में बच जाएगा उसको जाके पोस्ट कर देंगे। ठीक है। वॉक ऑन डायबिटीज डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2019। Expenses relating to the event amounting to 1.2 were outstanding and unrecorded at the year end. इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं 2.6 के, ये मुकम्मल अभी नहीं है, ये तो पेड की फिगर है, कोई अनपेड जो है अभी तक, पेएबल जो है अभी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। कोई नहीं, हम तो लेजर ही बना लिया करते हैं। 2.6 है, अच्छा कहां बनाएंगे लेजर जी? नंबर 6, वॉक एक्सपेंसेस कर दूं, सिर्फ वॉक एक्सपेंसेस, इतना लंबा नाम कौन लिखे? वॉक एक्सपेंसेस। अच्छा जी। जी ट्रायल में पेड की फिगर कितनी आ रही है? 2.6। तो आपने ट्रायल से उठाया, इसको लिखा यहां पे, ट्रायल या कैश जो मर्जी लिख लें, 2.6। कोई ओपनिंग में अज्यूम नहीं कर लेना आपने प्रीपेड या पेएबल। हां, वो ये कहता है कि 1.2 का एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेएबल है, और अनरिकॉर्डेड भी है। देखो अनरिकॉर्डेड है तो एक एक्सपेंस अगर अनरिकॉर्डेड हो तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, यानी एक्सपेंस 2.6 की बजाय कितना है जी अनपेएबल, ये अनरिकॉर्ड कितना है? तो 1.2 प्लस 2.6 3.7, 3.8, 3.8 का टोटल एक्सपेंस बनना चाहिए और 1.2 पेएबल में नजर आना चाहिए। ये तो डबल एंट्री करके आता है, लेकिन यही मैंने अक्रूवल में आपको सिखाया था कि हम अकाउंट बनाकर यही काम तो कर रहे होते हैं। ठीक है। क्लोजिंग डेट पे कितना पेएबल आ रहा है? 1.2। तो बैलेंसिंग फिगर जो एक्सपेंस की आनी है, वॉक एक्सपेंस की बैलेंसिंग फिगर कितनी है? अब देखो हो गया ना, 3.8 पे एक्सपेंस भी और पेएबल भी नजर आएगा। ये एक्सपेंस आप लेकर जाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और ये क्लोजिंग आपका पेएबल करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है। तो 3.8, लेकिन ये 3.8 ना नेट होना है आपका इस स्पॉन्सरशिप इनकम के साथ, तो इसको भी उठा लो, इसको भी टिक कर लो। ठीक है। अब चूंकि आपको नेट में नजर आ रहा है कि 2.2 की इनकम हुई जबकि 3.8 का एक्सपेंस हुआ, तो नेट में ये एक्सपेंस बनना है, तो आपने एक्सपेंसेस में आकर लिखा वॉक ऑन डायबिटीज डे, और अगली बार के लिए तौबा की कि अगली बार ये वॉकशॉप कोई नहीं करवानी। क्यों? नेट में नुकसान जो हो गया। ठीक है। तो बताएं जी कितनी इनकम हुई है? 2.2, वो जो स्पॉन्सर ने दिया, माइनस एक्सपेंस कितना हो गया? 3.8। ये वर्किंग नंबर 6 गवाह है इसकी जी। 1 ये नेगेटिव आ गया, यही सिखाया था ना आपको। और क्लोजिंग जो है 1.2 वो वॉक एक्सपेंस पेएबल, वॉक एक्सपेंसेस पेएबल कितना जी? 1.2। ठीक है। ये इसको पकड़ा दो। नहीं यार मैंने नहीं पीनी, मेरे पेन हो रही है, मंगवाई थी मैंने, लेकिन लो भाई
हाँ ना, तो अल्लाह ही खिलाते हैं, अल्लाह ही पिलाते हैं, इंसान के बस में तो हो तो वो सबको भूखा मार दें। अच्छा जी, सुने जी बेटा, नहीं नहीं, सिंपल सी बात है जी, आप वॉक करवाएं, एक इवेंट करवाएं, ठीक है, आपको स्पॉन्सर, जैसे हम क्रिकेट मैच करा रहे थे तो कोई हमें स्पॉन्सर कर देता, तो टिकटों के अलावा वो भी हमारी इनकम होती है ना। अच्छा जी, नंबर 7, लो अभी भी तो पढ़ा, मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8 were received as donation. These have been brought into use but have not been recorded in the books. अच्छा, एक तो ये रिसीव हुए हैं, इनकी डेट नहीं पता, तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेंगे। दूसरा, सवाल ने क्लियरली बताया फिक्स एसेट ऐसा अकाउंट नहीं है कि जिसमें कोई एंट्री सारा साल नहीं होती, आप कॉन्फिडेंटली कह लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कह सकते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि कभी सारा साल एंट्री इसमें नहीं होती, लेकिन फिक्स एसेट के बारे में इतना श्योर नहीं होते आप। जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स और कैश के बारे में आप श्योर होते हैं कि ये पक्का क्लोजिंग है, जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में नॉर्मली श्योर ही होते हैं कि ये भी ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। फिक्स एसेट के बारे में ना आप श्योरिटी से कह सकते हैं ये ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये सवाल की गाइडेंस पे चलना पड़ता है। सवाल खामोश हो तो समझो क्लोजिंग है, और सवाल अगर ऐसी बात कह दे तो फिर समझ जाओ कि उन्होंने उस एडिशन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो जो आपको इक्विपमेंट नजर आ रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट 185.4, इसको ओपनिंग कह लो आपकी मर्जी है, गलत क्लोजिंग कह लो आपकी मर्जी है। 185.4 में ये डोनेशन वाला इक्विपमेंट नहीं पढ़ा, ये सवाल ने कह दिया, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, आपने इसको क्लोजिंग कहना है या अनएडजस्टेड क्लोजिंग कहना है या ओपनिंग कहना है, आपकी मर्जी है। बोलो, ओपनिंग ही कह लो, ओपनिंग ही कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो नंबर 7, मेडिकल इक्विपमेंट। और मैंने बड़े धड़ल्ले से आगे लिखा कॉस्ट, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। अरे हाँ, ये पिछली क्लास में मैंने पहले ही बता दिया था। ये मेडिकल इक्विपमेंट के आगे क्रेडिट साइड पे क्या पड़ा हो सकता है, ये उसने फनकारी की हुई थी थोड़ी सी, ठीक है ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से लिखने की बजाय उसने मेडिकल इक्विपमेंट के आगे क्रेडिट साइड पे लिख दिया था, दो मिनट लगा था, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको बाद में डिसाइड करते हैं कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन ये तो कॉस्ट हो गया ना, ये ओपनिंग कितना है जी, ओपनिंग मेडिकल इक्विपमेंट 185.4, डन जी, ठीक है। अच्छा, अब जिसने अनएडजस्टेड क्लोजिंग कहना है भाई सही, उसने भी कर ही लेना है। हाँ, लेकिन मैंने ओपनिंग इसलिए लिखा क्योंकि मैंने डेप्शन चार्ज करनी तो मुझे आसानी होगी ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन करते हुए। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ना, ओपनिंग भी पहले दिन से डेप्शिट होना है और एडिशन ने भी पहले दिन से। हाँ, लेकिन शायद मेथड में कोई गड़बड़ हो तो वो एंड पे देखते हैं। चलें, मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8, ये फेयर वैल्यू सवाल ने बताएगा आपको, ठीक है जी। ये है डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट डोनेशन इनकम, क्योंकि वो क्या कह रहा है, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इसकी डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। ये एडजस्टिंग एंट्री है, कह रहा है ना कि किताबों में एंट्री नहीं हुई, तो करो किताबों में एंट्री, करो कर। आप किस मर्ज की दवा हो, आप किस डिजीज की मेडिसिन हो, आज मेडिसिन चल रही है ना जी, बोलो कितनी है फेयर वैल्यू, 36.8 से मेडिकल इक्विपमेंट हो गया डेबिट और डोनेशन इनकम ठीक है जी, कितने से 36.8 रुपीज इन मिलियन चल रहा है। आपने ईयर एंड ही नहीं बताया मुझे, अब नजर पड़ी 31 दिसंबर 19। अच्छा जी, तो मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे आपने लिखना है डोनेशन, लेकिन
साथ ही एडिशन भी लिख लेना ताकि आप इसको डेप्रिसिएशन के वक्त ना भूल जाओ, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जी। अगले पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट 15%। तो सबको फिर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस ही करना है, तो इसका मतलब और तो कुछ भी नहीं है। तो यही क्या बन गया, क्लोजिंग। कितना जी, 185.4 प्लस 36.8 जी, 222.2, ठीक है। अब एक और उसूल की बात, अब ये पहली दोनों क्लासेस में नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्डिंग सुनने वाले बच्चे बड़ी तवज्जो करें क्योंकि यहां तक पहुंचे नहीं थे ना। कहता है डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड। अगर ग्रामर थोड़ी बहुत आती हो तो इसकी अंग्रेजी क्या बनती है, डेप्रीसिएशन चार्ज होती है। अच्छा, हो गई है। अच्छा, फिर आपने इसको छेड़ा है, तो अब मुझे बताओ, अगर डेप्शन चार्ज हो गई है, ठीक है, तो फिर कहां गया कम्युनिकेशन, ये 64.2 और ये 54.7, ये दोनों फिर क्लोजिंग है आपके ख्याल में? बोलो, अब ये आपने कहा है। अच्छा, अगर चार्ज हो गई है और ये क्लोजिंग है, तो इसका मतलब इस साल डेप्रीसिएशन की एंट्री पड़ी होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब इसको क्लोजिंग कहने वालों, डेप्शन एक्सपेंस इसमें क्रेडिट कर रहे हो तभी क्लोजिंग बना रहे हो ना, तो फिर डेप्शन एक्सपेंस को डेबिट भी तो कहीं होना था। वो डेबिट हुआ है, तो वो डेबिट कहां नजर आ रहा है मुझे बता दो। पूरा ट्रायल तो पढ़ गए हो, क्या ट्रायल में कहीं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस नजर आ रहा है? अगर वो डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस नजर आ रहा होता तो फिर आप इसको कहते कॉन्फिडेंटली कि ये क्या है, क्लोजिंग। अनलेस के सवाल खुद कह दे कि डेप्शन एक्सपेंस जो है वो छुपा पड़ा है किसी एक्सपेंस में। सुने तो यहां पे ना एक्सपेंस भी इकट्ठे नहीं हुए। मसला वहां पे आता जहां पे ट्रायल के अंदर यूं लिखा होता सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस इकट्ठे करके लिख देता, तो फिर हमें शक पड़ सकता था कि डेप्शन सेलिंग या एडमिन एक्सपेंस में कहीं छुपा दी होनी है उसने, ठीक है ना। हर एक्सपेंस वखरा वखरा नजर आ रहा है, हर एक्सपेंस अलग अलग अपने नाम से, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, हर कोई परचेजेस फलां, कोई भी चीज नेट नहीं हुई पड़ी। तो अगर सारे एक्सपेंसेस टूट टूट के सामने आ रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कहीं नजर आना चाहिए था डेबिट साइड पे। तो अगर आप लोग अपने दावे में सच्चे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो फिर मुझे दिखाओ डेप्रिसिएशन ट्रायल की डेबिट साइड पे कहां नजर आ रही है? नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये मैंने जरा पक्का वाला रूल बताया आपको, पक्के वाला, ठीक है। लेकिन इस पक्के वाले रूल में एक छोटा सा मसला ये हो सकता था कि जैसे कुछ एक्सपेंसेस क्लब हो रहे होते, उसने ये एडमिन एक्सपेंसेस इकट्ठे लिखकर एक ही फिगर दे देता, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस लिखकर दे देता, 2-3 सिर्फ हेड्स होते, तो अब आपको ना रेंट नजर आ रहा है, ना सैलरी, ना यूटिलिटीज, ना कुछ। अब शक पड़ सकता था आपको कि हो सकता है डेप्रिसिएशन छुपी पड़ी हो इनमें। तो ऐसी सूरत में सवाल को फिर क्लियरली बताना पड़ता कि डेप्शन चार्ज हुई है और वो फलां एक्सपेंस में पड़ी हुई है, ठीक है ना। और वही समझ रहे हो? तो ये तो है पक्का उसूल। क्या अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल की डेबिट साइड पे नजर आएगी तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आने वाला एक्यूमुलेशन जो है वो, ये ट्रायल का डर दूर कर रहा हूं मैं, इसलिए इतना टाइम लगा है, वरना वैसे पढ़ते इंट्रो में है ना। असल में आप मसला ये कि ट्रायल के अंदर पड़ी फिगर्स कौन सी ओपनिंग कौन सी पता ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रायल के अंदर नजर, रूल लिखवाऊंगा अभी, सुन लो पहले। ट्रायल के अंदर नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड का बैलेंस क्लोजिंग होगा सिर्फ तब जब ट्रायल की डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस नजर आएगा आपको। दूसरी बात मत लिखो, वो बात बस ज़हन में है कि अगर वो कहीं छुपाया होगा तो वो सवाल खुद बताएगा। मैं आइडियल रूल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और सही है, ये तो पक्का रूल हो गया। वैसे एक आपस की बात बताऊं, किसी को बतानी नहीं है, जो वो अगर अदर इंफॉर्मेशन में वो डेप्रिसिएशन की डिटेल्स दे ना, रेट वगैरह, तो मतलब यही होता है कि वो आपसे डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाना चाह रहा है।
हाँ, तो फिर डेप्शन एक्सपेंस इस साल का कैलकुलेट नहीं हुआ होगा और उसकी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट नहीं हुई होगी और ट्रायल वाला अक्यूमुलेशन का बैलेंस वो क्लोजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसके साथ लिखो ओपनिंग, लिखकर स्टार लगाओ और उसूल लिखो। लिखो आज 3 उसूल लिखे, एक स्टॉक वाला रिवाइज किया, एक जनरल फंड का लिखा और एक यही है अहम। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रह जाता है बस, वो फिर देखते हैं, किसी वक्त लिखवा दूंगा, याद कराना मुझे इन्हीं रूल्स के साथ ही कहीं पे। लिखो, जिस ट्रायल में डेबिट साइड पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा हो, जिस ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा हो, उस ट्रायल में नजर आने वाला, जिस ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा हो, उस ट्रायल में नजर आने वाला, उस ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस क्लोजिंग होगा। और बस और ना लिखो, यहीं रुको, जरा पढ़ने दो मुझे। जिस ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, उस ट्रायल में नजर आने वाला एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या होगा जी? क्लोजिंग। बस इससे आगे ना लिखो, ठीक है। अच्छा, आगे वो दूसरा मैंने जुगाड़ आपको बताया है, वो आपस की बात, क्या वो भी लिखना हो तो लिख लो, चाहे कि अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन की डिटेल्स यानी रेट्स वगैरह दे देना, तो मतलब उसने डेप्शन आपसे निकलवानी है, तो वो निकालोगे तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे कन्वर्ट करोगे ना, एंट्री करके डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट की, ठीक है ना। तो ये अपने अल्फाज में लिख लेना, ये मैंने को रूल नहीं लिखवाया, ये कोई रूल नहीं है, ये बस ऐसे जुगाड़ है, ठीक है ना। कि अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन की डिटेल्स मतलब रेट्स वगैरह बताए, तो इसका मतलब डेप्शन एक्सपेंस आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो आप कैलकुलेट करोगे, एंट्री करोगे, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। वो फिर करनी पड़ती, वो फिर गलत होती भाई, वो फिर गलत होती, ठीक है। हैं? आज जाना है यार, अल्लाह अल्लाह करके आज डॉक्टर आया मेरा जी। डेप्रीसिएशन चार्ज करवा दो भाई, लेजर बना लें, चलो मेडिकल इक्विपमेंट का बना लेते हैं, फिर दूसरा डायरेक्ट भी सीख लेते हैं करना, ताकि दोनों तरीके आ जाएं, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट जी, ओपनिंग बता दो ट्रायल से देखकर 64.2। परेशान कर रही है वैसे एक चीज, इस चार्ज का लफ्ज, जरा सोल्यूशन देखो क्या किया हुआ उन्होंने, देख लो जरा, क्या ये किया कैलकुलेट उन्होंने? मैं खुद ही देख लूं भाई। ओ माय गॉड, मेरी बुक में तो होंगे, शुक्र है देख लिया, फिर कॉपी करवा देंगे, आपको बता देना पेजेस। कौन सा पेज है जी? हैं? कितने पेजेस नहीं है, किसकी किस किस की बुक में नहीं है? नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं किन बच्चों के पास कितने सफे नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या सबके साथ ये मसला है? कितने बच्चों के पास ये सफे नहीं है? अच्छा, कौन कौन से सफे हैं जी? 895 से लेकर बिल्कुल है ही नहीं, ये मुझे क्लास के बाद लिखवा दो, ठीक है साकिब। इसका एक तो पीडीएफ बना लो ताकि ऑनलाइन वालों को अपलोड कर दें, जो मिसिंग है इनको कॉपी देने हैं।
ये सबकी किताब में मसला नहीं है, कुछ बच्चों की किताब में ऐसे ही है, लाजमी मिल लो, ठीक है। अभी साकिब को मिलके तो आपने करवा लेना। अच्छा जी, कौन से सफे पे सवाल था? अच्छा जी, ओपनिंग उन्होंने यही किया हुआ है जी। ओपनिंग 8.1 में मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूं, जैसे सीखा हुआ है आपने IAS 16 के अंदर। एंड पे क्लोजिंग निकल आएगा 8.1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। डिस्पोजल कोई है? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, अगली बात, ओपनिंग कॉस्ट पे या ओपनिंग बुक वैल्यू पे? कॉस्ट पे नहीं भाई, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो 185 इधर लिख लेते हैं, 185.4 माइनस 64.2, ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इनटू 15%। जी 18.18। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन वही डोनेशन वाला है जी, 36.8, और उस पर क्योंकि वो पहला ही साल है तो 15% इसी कॉस्ट पर ही लग जाएगा, और चूंकि डेट गिवन नहीं है इसलिए साल का पहला दिन अज्यूम करके पूरा साल डेप्रिशिएट कर दो। 5.5 लें जी, टोटल बता दें जी। 23.7, ये 23.7 की जर्नल एंट्री करवाओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यहां पे मैं जरा लिख जाऊं ना ताकि बस फिर बोल दें बाद में जाके, ठीक है। डेप्रीसिएशन 23.7 23.7 की एंट्री बनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट किसका जी? मेडिकल इक्विपमेंट का। वर्किंग नंबर 8.1 में निकाला है, कितना? 23 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग बताइए। 87.9। अच्छा जी, अब ये है लेजर्स बना के क्लोजिंग्स निकालना। अगले बाकी एसेट्स पे क्योंकि एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो डायरेक्ट भी करना सिखाता हूं, लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेडिकल इक्विपमेंट, बल्कि इधर जगह ही कम है, चलो देखते हैं जी। मेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट बताइए। 222.2, ये वर्किंग नंबर 7 में निकला है, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 87.9, ये वर्किंग 8 का क्लोजिंग है, नेट 1.3, ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, जी अब ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना, तो फिर इस इन अदर फिक्स एसेट को भी फड़का देते हैं, ठीक है। अदर फिक्स एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं नजर आई, ठीक है। अदर फिक्स एसेट्स, अब ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, लेजर नहीं बना रहा जी। कितनी कॉस्ट है? 110 ठीक है जी। माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, लेकिन वो निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट कर दूं ना, तरीका तो आता हो, लेजर के अंदर ना बनाने का दिल करे तो, ठीक है। अब ओपनिंग सवाल के अंदर गिवन है कैपिटेशन ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है हमने, कितनी? 54.7, तो 54.7 ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बन जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां ब्रैकेट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अदर्स
अदर फिक्स एसेट का रिड्यूसिंग बैलेंस ही है। इन दोनों को नेट करो, 110.7 माइनस 54.7, 110.7 कॉस्ट लेस 54.7 एक्यूमुलेट ऑप्शन इनटू बुक वैल्यू आ गई। इसका 15% जी 8.4 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हुआ डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगी क्रेडिट 8.4। तो ब्रैकेट में करना तो आता हो, अगर ना समझ आए तो भाई इसका भी लेजर बना लेना, जैसे भी बनाया। इसको ओपनिंग एक्यूमुलेशन कहना, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री वहां करना और क्लोजिंग निकाल लेना। अब इसका तो एक ही आंसर बता दो मुझे, इसमें से माइनस करो इनका टोटल जी 47.6। सवाल खत्म हुआ। वेलकम बेटा, ट्रायल में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो पोस्ट करनी है, ठीक है। वो उसका सवाल पे असर नहीं है तभी तो छुपाया हुआ है, सारा सवाल कर लूं फिर बताऊंगा, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब तरतीब से चलो, जो जो चीजें ट्रायल में रह गई हैं उनको वहां पहुंचा देते हैं। तो 55.3 नॉन करंट एसेट्स में वर्क इन, तो बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज इट इज उठाओ, ट्रायल से लिख दो। कितने 55.3। नेक्स्ट, ये सेल हो गई है बेटा, जो टिक हो गया उसको छोड़ दो। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इनको कहां ले जाओगे करंट एसेट्स में। कोई एडजस्टमेंट जिन चीजों की नहीं है आप वो बच गई है ट्रायल में, डायरेक्ट लिख दो कैश एंड। अच्छा चलो तरतीब को क्या, कैश एंड, वैसे असल तरतीब तो ये है पहले स्टॉक हो फिर डेटर्स हो फिर कैश हो, बहरहाल कोई नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो। जी बोले 8.4। नेक्स्ट, ये फंड, ये स्पेसिफिक फंड बर्न्स वार्ड फंड लिख लेते हैं इसका नाम। ये यहां पे क्लोजिंग जर्नल फंड के नीचे आएगा, बर्न्स वार्ड फंड। मुकम्मल अमाउंट लिख लो 75.1, ठीक है। नेक्स्ट 2.6 हो गया। अब ये फी फ्रॉम पेशेंट और जनरल डोनेशन ये इनकम्स में चले जाएंगे डायरेक्ट, तो 125 और 82.6 फी फ्रॉम पेशेंट्स। कितनी जी 125 और जनरल डोनेशन बस लिख दो डोनेशन, चलो जनरल भी लिख लो, जनरल डोनेशंस 82.6। डबल एंट्री नहीं कर रहे भाई, ट्रायल से उठा रहे हैं, ठीक है, पोस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट है जी ओपनिंग जनरल फंड 195.6। अच्छा ये दोनों हो गए हैं भाई, एसेट भी और एक्यूमुलेशन भी जी। 195.6 195.6, ठीक है। नेक्स्ट, ये एसेट और एक्यूमुलेशन हो गया था इसलिए मैंने टिक कर दिया है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, अब पता चल गया ट्रायल में पड़ा है, एक्सपेंसेस में जाके लिख दें जी बेटा। अच्छा जी बताएं जी क्या है फिगर 8.5। नेक्स्ट, ये भी हो गए हैं जी 110, क्लास के बाद पूछ लेंगे यार। और 54.7 ये हो गए हैं, अकाउंट्स बन गए हैं, उठा के ले गए थे फिगर्स। नेक्स्ट है जी 38.9 पेबल्स लाइबिलिटीज में प्रेजेंट कर दो। तो पेबल्स कितने हैं जी 38.9। तो सवाल बस डिफरेंट था थोड़ा सा, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगाया, सुकून से हमने किया भी, पहली क्लास पे नहीं हुआ, ये फिर मैंने सबके लिए दोबारा कर दिया जी। नेक्स्ट, परचेजेस सारी टिक हो गई। ये रिसीवेबल्स ना छोड़ जाना, टिकिंग इसलिए भी जरूरी है, देखो कोई चीज रह ना जाए।
तो 31.4 रिसीवेबल्स हैं, जी 31.4। नेक्स्ट 19.6 हो गया, 2.2 हो गया, 24 हो गया, 38 हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में लिखनी है और यूटिलिटीज एक्सपेंसेस में लिखने हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 38 एसेट्स में डेबिट साइड पे नजर आ रही है ना, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी जी 38 और यूटिलिटीज जी 12.4। ओके जी, सैलरीज क्या टिक नहीं किया हमने, 38 पॉइंट वैसे टिक कर गया था ना मैं, शायद देखो गलती होगी। 38.2 ये सैलरीज हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, ये इसी के नीचे ही आनी चाहिए थी फुल फ्लेज यहां पे। चलो सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ कितनी जी 38.2, ये रह गया बस। कॉस्ट ऑफ सेल निकालो 6 पॉइंट, डोंट टेल मी लॉस तो नहीं आ गए, शुक्र है नेट प्रॉफिट। अच्छा वैसे शुक्र है, क्या आ जाता तो क्या करते, एक्सपेंसेस में लिख देते। बहरहाल फिलहाल तो इनकम ही है जी। बोले 0.4 मिलियन, बंद ही कर दो कैफेटेरिया। खैर वैसे भी जरूरत होती है, कुछ ना कुछ तो आ ही गया जी। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया 0.4 जी। सरप्लस है डेफिसिट है कितना 42.1 चेक किया है ना, बुक से तो देख के नहीं बता रहे। 42.1 यहां ऐड हो जाएगा और ओपनिंग जनरल फंड प्लस 42.1 सरप्लस, ये कितना बन जाएगा 237.7। ये क्लोजिंग जनरल फंड आ गया, ये बर्न वार्ड फंड आ गया, ये तीन लायबिलिटीज आ गई, इनका ग्रैंड टोटल कर दो 354.3। और यहां पे चेक कर लो प्लीज 354.3। देख लिया था मैंने। अच्छा जी, ये भी एक डिफरेंट सवाल है लेकिन ये आप कर लेंगे। जिसको पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो इसको कर सकता है अजीबोगरीब से सवाल को। इसके अंदर उसने रिसीट पेमेंट भी बना दिया, इनकम एक्सपेंडिचर भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दी, कुछ फिगर्स मिसिंग कर दी। कहता है आग लगी और ये जल गया रिकॉर्ड, ये एक कॉपी बची है जिसमें कुछ जगहों पे सेक लग गया है। एक तो इसको ट्राई करना है आपने, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इसकी अप्रोच को सुन लो, मैं लिखने लगा हूं। पास पेपर 15 मॉडर्ना, उसके बाद IAS 7 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज
इसके सारे एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। अब इसकी तरफ चलें हम, ये रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं अब क्लास एंड करता हूं। आपको कल मैं इंशाल्लाह जो वो 2 एक एमसीक्यूज रह गए आईएएस 8 के वो करवा दूंगा मैं, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।